साथ ही फसल की पैदावार के महीनों में और डिजास्टर के समय मनरेगा के कामों पर रोक लगा दी गई है। इतना ही नहीं, मांग आधारित कामों पर खर्चा राज्य सरकार पर डाला जा रहा है या ग्रामीण स्तर पर रोजगार के अवसरों को कम कर देगा और गरीब लोगों के हित में नहीं होगा। इसके अलावा हमारी सरकार ने बीपीएल चयन प्रक्रिया में ढील देते हुए पक्के मकान की शर्त को हटा दिया है। राज्य सरकार पहली बार 20 साल से आईआरडीपी में शामिल 71717 परिवारों को अभी तक पक्का मकान उपलब्ध नहीं करवा सकी है। ये परिवार कई वर्षों से कच्चे मकानों में रहने को मजबूर थे। हमारी सरकार ने फैसला किया है, जो पिछले 20 वर्षों से आईआरडीपी में थे लेकिन उनके कच्चे मकान हैं, उन्हें आने वाले समय में पक्का मकान आवंटित किया जाएगा। आप जानते हैं, गंभीर आर्थिक संकट के मोर्चे पर लड़ने के साथ साथ हमने 2023 और 2025 में 2 बार भीषण प्राकृतिक आपदा का सामना करना पड़ा। इस आपदा में जहां हमने कई बहुमूल्य जीवन गंवा दिए, वहीं 20,000 करोड़ रुपए से अधिक का आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ा। हमने केंद्र सरकार से बार बार इस नुकसान की भरपाई का मामला उठाया, पर हमें एक बार भी पर्याप्त मदद नहीं मिली। लेकिन विपक्षी दल ने कभी अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई। प्रदेश के लोगों की आवाज बनने की बजाय विपक्ष ने लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई हमारी सरकार को धन बल से गिराने की साजिश रची। लेकिन हमारी सरकार ने आत्मीय संवेदनशीलता के साथ आपदा प्रभावित परिवारों का दुख दर्द बांटा और दिन रात उनके साथ खड़े रहे। सीमित संसाधनों के बावजूद हमने विशेष राहत पैकेज जारी कर मुआवजे की राशि कई गुना बढ़ाई, जो देश में सबसे अधिक है। जिन परिवारों के घर आपदा में पूरी तरह बर्बाद हो गए हैं, उन्हें नया घर बनाने के लिए 8 लाख रुपए की राशि का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा उनके अन्य नुकसान की भरपाई के लिए भी बढ़ी हुई आर्थिक मदद दी जा रही है। 2 बड़ी प्राकृतिक आपदाओं का सामना करने के बावजूद हिमाचल प्रदेश के लोगों को 2023 में आपदा के लिए पीडीएनए के रूप में मिलने वाली आर्थिक सहायता का आज भी इंतजार है। भाइयों और बहनों, दूर दराज इलाके के लोगों को राहत प्रदान करने के लिए हमने सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम की शुरुआत की है। अब अपने छोटे छोटे काम करवाने के लिए उन्हें जिला मुख्यालय या राज्य सचिवालय आने की जरूरत नहीं है। मैं स्वयं और मेरे मंत्रिमंडल के सहयोगी दुर्गम इलाकों के गांव में रात्रि ठहराव कर लोगों की समस्याओं का मौके पर ही समाधान कर रहे हैं। सालों से लंबित राजस्व मामलों के समयबद्ध निपटारे के लिए नहीं पहल करते हुए विशेष राजस्व अदालतों का नियमित आयोजन किया जा रहा है। अब तक 5,10,257 राजस्व मामलों का निपटारा किया गया था, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। हमने माई डीड पोर्टल की शुरुआत की है, जिसके तहत राज्य में संपत्ति पंजीकरण की प्रक्रिया को पूरी तरह से ऑनलाइन और पेपरलेस बनाया गया है। इस प्रणाली के तहत 55,000 से ज्यादा रजिस्ट्रियां की जा चुकी है। हमारी सरकार 2 जनवरी 2026 के बाद तकसीम एवं दुरुस्ती मामलों के लिए विशेष दिनों में लोक अदालतें आयोजित कर चुकी है, जिसमें तकसीम या दुरुस्ती के मामले में कुल 219 मामले निपटाए गए हैं। ये विशेष लोक अदालतें हर मास के अंतिम 2 दिनों में राजस्व लोक अदालतों से अलग होगी। स्वास्थ्य क्षेत्र में हमारी सरकार की दूसरी सबसे बड़ी प्राथमिकता है तथा 15 से 20 साल तक पुरानी मशीनों और उपकरणों को बदलने के लिए 3,000 करोड़ रुपया खर्च करने का निर्णय लिया गया है। राज्य में पहली बार
विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने हेतु आरंभ की गई रोबोटिक सर्जरी एक क्रांतिकारी पहल है। शिमला के चमियाना और टांडा मेडिकल कॉलेज में यह सुविधा प्रदान की जा चुकी है। जल्दी ही आईजीएमसी शिमला, हमीरपुर और नेरचौक मंडी में भी रोबोटिक सर्जरी की सुविधा आरंभ की जाएगी। प्रदेश के विभिन्न स्वास्थ्य संस्थानों में एम्स दिल्ली की तर्ज पर पेट स्कैन, हाई रेजोल्यूशन एमआरआई, सिटी स्कैन मशीन, डिजिटल रेडियोग्राफी, अल्ट्रासाउंड और हाईटेक लैब आदि की खरीद की जा रही है। एम्स दिल्ली के समान टांडा मेडिकल कॉलेज, आईजीएमसी शिमला और चमियाना अस्पताल में 75 करोड़ की लागत से अत्याधुनिक डायग्नोस्टिक लैब 3 महीने के भीतर स्थापित कर दी जाएगी, जिसमें कई प्रकार के टेस्ट एक ही सैंपल से किए जाएंगे। हमारी सरकार मरीजों को सरकारी हॉस्पिटल्स में क्वालिटी दवाइयां उपलब्ध करवाने की दिशा में भी काम कर रही है। मैंने निर्देश दिए हैं कि क्वालिटी दवाइयां सीधे कंपनी से खरीदी जाए। शिक्षा के क्षेत्र में सुधार हमारी सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। हमने शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने तथा आज के समय की मांग के अनुरूप पाठ्यक्रम तथा शिक्षण प्रणाली में आवश्यक बदलाव लाने की दिशा में कदम उठाए हैं। इन प्रयासों से शिक्षा के क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश ने पूर्ण साक्षर राज्य बनने का मील पत्थर भी हासिल कर लिया है। एक और गारंटी को पूरा करते हुए हमने सभी सरकारी स्कूलों में पहली कक्षा से इंग्लिश मीडियम शुरू किया है, ताकि इन बच्चों में आत्मविश्वास पैदा हो और वो बेहतर शिक्षा प्राप्त कर सके। हमारी सरकार ने प्रदेश के सरकारी स्कूलों को सीबीएसई से संबद्ध करने का निर्णय लिया है। पहले चरण में 130 से अधिक स्कूलों को इसमें शामिल करने की प्रक्रिया जारी है। राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण के अनुसार हिमाचल को देश में 5वां स्थान मिला है, जबकि 2021 में हिमाचल 21वें स्थान पर था। इसके अलावा बच्चों के पढ़ने और सीखने के स्तर में भी हिमाचल ने पूरे देश में पहला स्थान प्राप्त किया है। पिछली भाजपा सरकार ने राजनीतिक लाभ के लिए चुनावी वर्ष के आखिरी 9 महीनों में 900 से ज्यादा शिक्षा तथा स्वास्थ्य संस्थान खोले और 5000 करोड़ रुपए की मुफ्त रेबड़ियां बांटी, लेकिन इनके लिए ना तो बजट का प्रावधान किया गया और ना ही संसाधन जुटाए गए। इसलिए हमारी सरकार को 1000 से अधिक स्कूलों के युक्तिकरण का कड़ा किंतु विवेकपूर्ण फैसला लेना पड़ा। इससे जहां गैर जरूरी खर्चों में कटौती हुई, वहीं अध्यापकों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित होने से छात्रों को बेहतर शिक्षा सुनिश्चित हुई है। हर विधानसभा क्षेत्र में अत्याधुनिक सुविधा वाले राजीव गांधी डे बोर्डिंग विद्यालय स्थापित किए जा रहे हैं। मेरा मानना है कि देखकर हम चीजों को और अच्छे ढंग से सीख सकते हैं। इसलिए हमने अध्यापकों और विद्यार्थियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय शैक्षणिक भ्रमण की शुरुआत की है। हमने युवाओं को हायर एजुकेशन और प्रोफेशनल एजुकेशन के लिए सिर्फ 1% पर लोन देने के लिए डॉक्टर YS परमार विद्यार्थी ऋण योजना शुरू की है। इससे बच्चों को 20 लाख रुपए का लोन मिल सकता है। इस ऋण योजना में 7.5 लाख रुपए तक के लोन पर कोई भी गारंटी देने की जरूरत नहीं है और 7.5 लाख रुपए से 20 लाख रुपए तक के लोन की गारंटी प्रदेश सरकार देगी। मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रदेश के इतिहास में पहली बार सरकार के माध्यम से युवाओं को विदेश में रोजगार दिलाया जा रहा है। इससे हिमाचल के नौजवान लड़के लड़कियां न सिर्फ दुनिया भर में रोजगार हासिल कर सकेंगे, बल्कि हिमाचल को समृद्ध बनाने में योगदान देंगे। अनाथ बच्चों को सहारा प्रदान करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना के अंतर्गत सरकार ने एक अभिभावक के रूप में इन बच्चों को चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट का दर्जा प्रदान किया है। ऐसे लगभग 6000 बच्चों को शिक्षा, स्टार्टअप आरंभ करने, घर बनाने के लिए भूमि एवं धनराशि सहित अन्य सुविधा प्रदान करने की
जिम्मेदारी सरकार उठा रही है। हमारी सरकार ने दिव्यांग माता पिता के बच्चों तथा सेमी ऑर्फन के बच्चों को भी इस योजना में शामिल किया है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन के तहत पिछले 3 वर्षों में 99,799 मामले मंजूर किए गए हैं। साथ ही हमने पेंशन को समयबद्ध तरीके से लाभार्थियों को प्रदान करने का भी प्रावधान किया है। प्रिय प्रदेशवासियों, प्रदेश में प्राकृतिक, धार्मिक, साहसिक और आध्यात्मिक और स्वस्थ पर्यटन को बड़े स्तर पर प्रोत्साहन दिया जा रहा है। कांगड़ा जिला को प्रदेश की पर्यटन राजधानी के रूप में विकसित किया जा रहा है और देवरा उपमंडल के बनखंडी में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जूलॉजिकल पार्क बनाने का काम जारी है। कांगड़ा हवाई अड्डे के विस्तार सहित प्रदेश भर में हेलीपोर्ट, हेलीपैड, रोपवे निर्माण, इको एंड टूरिज्म साइट, स्काई वॉक ब्रिज आदि के निर्माण से पर्यटन उद्योग को बढ़ावा दिया जा रहा है। हम अपने युवाओं को के बेहतर भविष्य और उन्हें रोजगार के पर्याप्त अवसर प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। युवाओं के लिए स्वरोजगार और रोजगार के लिए नए अवसर सृजित किए गए हैं। पिछले 3 वर्षों में सरकारी क्षेत्र में 24,020 युवाओं को विभिन्न पदों पर नियुक्तियां दी गई है। इसकी तुलना में पूर्व सरकार ने अपने 5 वर्षों के कार्यकाल में मात्र 20,000 पदों पर नियुक्तियां की थी। सरकारी क्षेत्र के अलावा हमारी सरकार ने अब तक निजी क्षेत्र में भी 56,855 युवाओं को रोजगार प्रदान किया है। प्रिय प्रदेशवासियों, हमारी सरकार ने वर्षों से लंबित करुणामूलक आधार पर नियुक्तियों का मामला भी आगे बढ़ाया है। हमने करुणामूलक रोजगार नीति में संशोधन किया है और प्रति परिवार आय की पात्रता को 2.5 लाख से बढ़ाकर 3 लाख किया है। इन नियुक्तियों के लिए अब 45 वर्ष से कम आयु की विधवाओं और अनाथ आवेदकों को प्राथमिकता दी जा रही है। नीति के तहत सरकार ने ऐसे पात्र 980 आवेदकों की नौकरी प्रदान की जा रही है। अभी तक 26 युवाओं को विदेश भिजवाया जा चुका है और 160 युवाओं की प्रक्रिया चल रही है। इसमें सरकार की गारंटी है, इसलिए धोखाधड़ी की कोई संभावना नहीं है। ऐसा हिमाचल में पहली बार हुआ है। आज पूरे देश और दुनिया में युवाओं में नशे का बढ़ता चलन चिंता का विषय है। राष्ट्रीय नारकोटिक कोऑर्डिनेशन पोर्टल के मुताबिक देश की 2.1% आबादी सिंथेटिक ड्रग्स की चपेट में है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा आबादी वाला देश है, इसलिए 2% आबादी का अर्थ है 3 करोड़ लोग, जिसमें अधिकांश युवा है। हमने युवाओं की इस बुराई से बाहर निकालने के लिए चिट्टा मुक्त हिमाचल अभियान चलाया है, जिसमें युवाओं का भरपूर सहयोग मिल रहा है। हम सभी मिलकर इस बुराई को समाप्त करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। 25 जनवरी 1971 को हमें पूर्ण राज्य बनाने का गौरव प्राप्त हुआ था। इस शुभ अवसर पर मैं चाहूंगा कि हम आज यह शपथ लें कि हम सब मिलकर चिट्टा मुक्त हिमाचल का निर्माण करें। देश का युवा अगर नशे से ग्रस्त होगा तो प्रदेश और देश का विकास नहीं हो सकता। इसलिए हमें नशे के तस्करों और युवाओं को अपने जाल में फंसाने वाले अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेंगे। साथ ही हम नशा छोड़ने वालों के ट्रीटमेंट और रिहेबिलिटेशन के लिए एक विश्व स्तरीय केंद्र सिरमौर के कोटला ब्लॉक में बना रहे हैं। इस सेंटर के पहले चरण का कार्य शुरू कर दिया गया है। यह सेंटर लगभग 100 करोड़ रुपए की लागत से तैयार होगा। हमने चिट्टे की सूचना देने वालों को इनाम देने की घोषणा भी की है। मुझे पूरा विश्वास है आपके सहयोग से हम प्रदेश को अगले साल तक आत्मनिर्भर और 2032 तक सबसे समृद्ध राज्य बनाने का अपना संकल्प पूरा करने में कामयाब होंगे। आज के इस गौरवमय दिन पर हमारा दायित्व है कि
कि हम पिछले 55 वर्षों में हमने जो हासिल किया है उसका मूल्यांकन करें और यह भी सोचें कि आने वाले वर्षों में हम अपने प्यारे हिमाचल को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं। इसी सोच और जिम्मेदारी के साथ राज्य सरकार ने समृद्ध हिमाचल विजन नाम से एक दस्तावेज तैयार करने का काम शुरू किया है, जो अब अंतिम चरण में है। यह विजन दस्तावेज प्रदेश के लोगों, विशेषज्ञों, प्रशासन और संस्थानों से विचार विमर्श करके तैयार किया गया है। इसे बनाने में हमने हिमाचल के पर्यावरण, मेहनती जनता की अपेक्षाएं और हमारी मजबूत सामाजिक परंपराओं को ध्यान में रखा है। इसका उद्देश्य ऐसा विकास करना है जो पर्यावरण के अनुकूल हो, आपदाओं से सुरक्षित हो और समाज के हर वर्ग को साथ लेकर चले। यह तत्कालिक लाभ का नहीं बल्कि युवाओं, किसानों, उद्यमियों और आम लोगों के लिए स्थायी अवसरों की बात करता है। आज के इस अवसर पर मैं हिमाचल प्रदेश की जनता को विश्वास दिलाता हूं कि यह एक विजन, एक साझा दिशा दिखाने वाला दस्तावेज होगा जो विकास और जिम्मेदारी, प्रकृति और पर्यावरण संरक्षण तथा सपनों और वास्तविकता के बीच संतुलन बनाए रखेगा, ताकि हिमाचल प्रदेश आगे भी निरंतर प्रगति करता रहे और अपनी पहचान को सुरक्षित रखे। हमारी सरकार हमेशा से कर्मचारियों और पेंशनों की हितैषी रही है। जब हमारी सरकार सत्ता में आई तो पिछली सरकार ने कर्मचारियों के वेतन और एरियर के 10,000 करोड़ से अधिक की देनदारियां छोड़ी थी। वर्तमान समय में वेतन व पेंशन आदि का कुल बकाया एरियर 8555 करोड़ है। प्रदेश की खराब वित्तीय स्थिति के बावजूद मैं यह घोषणा करता हूं कि पेंशनरों व पारिवारिक पेंशनों को जिनकी 70 वर्ष या उससे अधिक की आयु है, उनके बकाया पेंशन, पारिवारिक पेंशन का एरियर का पूरा भुगतान 31 जनवरी से पहले कर दिया जाएगा, जिस भुगतान पर 90 करोड़ रुपया खर्च होंगे। चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी जो दिनांक 1/1/2016 से 31/12/2021 के दौरान सेवानिवृत्त हुए हैं, उनको पेंशन आदि के रिवीजन के कारण ग्रेच्युटी और लीव एनकैशमेंट का एरियर नहीं मिला। मैं घोषणा करता हूं, इन चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को ग्रेच्युटी एरियर का अतिरिक्त 50% तथा लीव के एनकैशमेंट के 70% एरियर का भुगतान इसी जनवरी माह में कर दिया जाएगा। इस घोषणा से ग्रेच्युटी व लीव एनकैशमेंट एरियर पर 96 करोड़ रुपया खर्च करता हूं। मैं आज प्रागपुर की इस धरती पर आया हूं। प्रागपुर में मैं छोटे होते हुए हमेशा आता जाता रहा हूं। इस प्रागपुर एक हेरिटेज विलेज है। इस अवसर पर मैं प्रागपुर में सब डिविजनल मजिस्ट्रेट ऑफिस खोलने की भी घोषणा करता हूं। ये मांग काफी लंबे समय थी। इसी अवसर पर मैं नलसुआ में एक पीएससी खोलने की भी घोषणा करता हूं। मुझे पूर्ण विश्वास है हम मिलकर एक ऐसे खुशहाल हिमाचल की सशक्त नींव रखेंगे जिससे प्रदेश का संपूर्ण विकास होगा और समाज के हर वर्ग को फायदा होगा। समस्त प्रदेशवासियों को एक बार फिर पूर्ण राज्योत्सव दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। जय हिंद, जय हिमाचल। धन्यवाद महोदय जी। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी ने मानवीय सरोकारों के साथ साथ विकास के नए आयाम स्थापित किए हैं। आपदा और गंभीर आर्थिक चुनौतियों का सामना करते हुए हिमाचल को आत्मनिर्भर